तो आज शुरू करते हैं मानव जनन। मानव जनन में देखिए क्या है कि मानव जनन में अध्याय 2 है ये। इसमें देखते हैं कि मानव द्वारा किस प्रकार जनन होता है। तो सबसे पहले ये देखना है कि मानव में जनन किस प्रकार का होता है। तो मानव में जो जनन होता है वो लैंगिक प्रकार का जनन होता है, ठीक है। और मानव मनुष्य जो है एक लिंगी प्राणी है, अर्थात एक मनुष्य में एक ही लिंग का होता है, एक ही लिंग होता है, जैसे कि नर होगा या फिर वो मादा होगी, ठीक है। और इसमें लैंगिक द्विरूपता पाई जाती है, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म पाया जाता है। क्यों कहते हैं सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म? इससे मतलब ये होता है कि बाहर से देखकर, बॉडी देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सा नर है और कौन सा मादा है, कौन सा मनुष्य नर है और कौन सा मनुष्य मादा है। ये हम बाहर से देखकर भी बता सकते हैं। जिन जिन एनिमल्स में लैंगिक द्विरूपता नहीं पाई जाती है, लैंगिक समानता पाई जाती है, ऐसे लैंगिक समानता का मतलब होता है कि नर और मादा को हम बाहर से देखकर नहीं बता सकते कि कौन सा नर है और कौन सा मादा है, लेकिन मनुष्य को हम बता सकते हैं, इसलिए ये लैंगिक द्विरूपता इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है। मनुष्य क्या पैदा करता है? बच्चे नहीं देता, बल्कि क्या देता है? बच्चे देता है, अंडे नहीं देता है। अंडे जो होता है उन्हें अंडयुज कहते हैं, और जो बच्चे देते हैं उन्हें जरायुज कहते हैं। इसलिए मनुष्य जो है वो बच्चे पैदा करता है, बच्चे देता है, इसलिए इसको, मनुष्य को हम जरायुज प्राणी कहते हैं, जरायुज प्राणी कहते हैं। लैंगिक जनन से क्या मतलब है? देखिए कि लैंगिक जनन से मतलब है, इसमें हम नीचे दिखाते हैं, देखो हाँ ये देखिए कि लैंगिक जनन जो होता है इसमें दो युग्मक, दो मनुष्य की आवश्यकता होती है, ठीक है। नर और मादा, नर और मादा दो जीवों की आवश्यकता होती है, तब लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न हो पाती है। नर जो है वो नर युग्मक बनाता है, नर जनक जो है वो नर युग्मक बनाता है, और मादा जनक जो है वो मादा युग्मक बनाती है। अब नर युग्मक और मादा युग्मक आगे चलकर संलयन कर लेते हैं, दोनों कंबाइन हो जाते हैं और संलयन करके युग्मनज का निर्माण करते हैं। इस संलयन को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं, इसके बाद हमसे युग्मनज बनता है, जाइगोट बनता है, ठीक है। युग्मनज या जाइगोट बनता है। ये जाइगोट में विभाजन होता है और विभाजन के फलस्वरूप भ्रूण बनता है। ये भ्रूण 9 महीने बाद, लगभग 9 महीने 7 दिन बाद शिशु बन जाता है। तो मादा के अंदर गर्भाशय में शिशु का निर्माण हो जाता है। किस प्रकार? युग्मनज से भ्रूण और भ्रूण से लगभग 9 महीने 7 दिन के बाद शिशु का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार ये शिशु मनुष्य मादा से बाहर आता है। तो जब मनुष्य से शिशु, मादा से शिशु बाहर आता है, इसलिए इसे जरायुज कहते हैं, इसीलिए इसे जरायुज कहते हैं। दो प्राणियों की आवश्यकता होती है, नर जनक मादा जनक की आवश्यकता होती है इसमें लैंगिक जनन में, और नर जनक नर युग्मक बनाते हैं, मादा जनक मादा युग्मक बनाते हैं। नर युग्मक को हम शुक्राणु कहते हैं और मादा युग्मक को हम अंडाणु कहते हैं, ठीक है। तो नर युग्मक को शुक्राणु और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं अब लेकिन यहाँ पर कुछ अपवाद दिए गए हैं, जैसे कि अपवाद डकबिल प्लेटिपस और एकिडिना। तो दो है ये अपवाद हैं जो होते तो स्तनधारी हैं, लेकिन स्तनधारी होने के बावजूद भी ये बच्चे पैदा नहीं करते, बल्कि ये अंडे देते हैं, इसलिए इन्हें अंड प्रजक कहते हैं। क्या कहते हैं? अंड प्रजक, अंडे देने वाले एनिमल्स कहते हैं। इन दोनों के नाम है डकबिल प्लेटिपस और एकिडिना। तो ये इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है कि ऐसे स्तनधारियों के नाम बताइए जो अंडे देते हैं, बच्चे नहीं देते बल्कि अंडे देते हैं। तो इनके नाम है डकबिल प्लेटिपस और एकिडिना। अब देखिए युग्मक जनन किस प्रकार होता है, युग्मकों का निर्माण, युग्मक जनन को कहते हैं युग्मकों का निर्माण। तो किस प्रकार होता है कि पुरुष जो है वो नर युग्मक का निर्माण करता है, शुक्राणु का निर्माण करता है। नर युग्मक का निर्माण अपनी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में शुक्राणु का निर्माण करता है। मादा युग्मक जो है वो मादा युग्मक अर्थात अंडाणु का निर्माण करती है।
नर नर युग्मक शुक्राणु कहलाता है और मादा युग्मक अंडाणु कहलाता है। नर युग्मक वीर्य सेचन द्वारा, पुरुष क्या करता है, वीर्य सेचन की क्रिया द्वारा स्त्री के जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण करता है। स्त्री के जनन पथ में शुक्राणुओं का स्थानांतरण करता है वीर्य सेचन द्वारा। इससे क्या होता है कि पुरुष और स्त्री के युग्मकों का संलयन या निषेचन होता है। तो अब जब शुक्राणु मनुष्य मादा की स्त्री जनन पथ में आ जाता है, तब यहाँ पर शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होता है, निषेचन होता है। और ये होता कहाँ पर है, स्त्री के अंदर, स्त्री के जनन पथ में संलयन होता है। इससे क्या बनता है, युग्मनज। इससे युग्मनज का निर्माण होता है या जाइगोट का निर्माण होता है। इसका गर्भाशय की दीवार से चिपक जाना अंतररोपण कहलाता है। अब ये जाइगोट जो बन गया है, ये कहाँ चिपका होता है, ये गर्भाशय में चिपका होता है। जैसे कि ये पियर शेप्ड बॉडी होती है, गर्भाशय, ठीक है, ये गर्भाशय है। तो गर्भाशय की जो बॉडी होती है वो पियर शेप्ड होती है, ठीक है। और इसमें जाके अंतररोपण हो जाता है, अंतररोपण कहते हैं इसे, या चिपक जाना या अंतररोपण कहते हैं इसे। जब वो जाइगोट बन जाता है तो जाइगोट यहाँ पर जाकर अंतररोपण हो जाता है इसका। तो इसको क्या कहते हैं, गर्भाशय की दीवार में, गर्भाशय की दीवार में अंतररोपण होना, अंतररोपण की क्रिया होती है। इसके पश्चात युग्मनज की जब अंतररोपण क्रिया होती है तो इसके बाद यहाँ पर परिवर्धन होता है, भ्रूण का भ्रूणीय परिवर्धन होता है। गर्भावधि में, जो गर्भावधि है, जब गर्भ धारण करने के बाद इसमें भ्रूणीय परिवर्धन की क्रिया प्रसन्न होती है। इसके बाद 9 महीने, लगभग 9 महीने तक ये क्रिया चलती है, भ्रूण से शिशु बनती है। और 9 महीने 7 दिन बाद ये शिशु का जन्म होता है, शिशु बन जाता है और प्रसव क्रिया द्वारा ये शिशु को बाहर की तरफ निकाल दिया जाता है। तो ये पूरी प्रक्रिया है। अब देखते हैं यौवन वृत्ति, यौवन प्राप्ति। यौवन प्राप्ति या प्यूबर्टी क्या होती है। मनुष्य में जो नर है, नर में प्यूबर्टी जो आती है, यौवन प्राप्ति जो आती है, वो उम्र होती है 12 से 14 वर्ष, 12 से 14 वर्ष या 12 से लेकर 14 वर्ष के भीतर भीतर नर में प्यूबर्टी आ जाती है। इसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं, वो हार्मोन्स बनने लगते हैं, मेल हार्मोन्स बनने लगते हैं। फीमेल में क्या होता है कि ये 10 से 12 वर्ष में ही, जब मादा 10 से 12 वर्ष की होती है, तभी इसमें प्यूबर्टी आनी शुरू हो जाती है और ये इसमें फीमेल हार्मोन्स एस्ट्रोजन बनने लगते हैं। तो नर हार्मोन जो होते हैं, नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन होता है और मादा हार्मोन एस्ट्रोजन होता है, ठीक है। तो ये मादा हार्मोन है। नर में शुक्राणु जनन जीवन भर चलता रहता है। इंपॉर्टेंट बात है कि नर में शुक्राणु जनन की क्रिया, शुक्राणु बनने की क्रिया जीवन भर होती रहती है। हर महीने नया शुक्राणु बनता है और 1 महीने तक जीवित रहता है, उसके बाद ये डिसॉल्व हो जाता है बॉडी में ही। स्त्रियों में क्या होता है कि ये 45 से 50 वर्ष तक आर्तव चक्र समाप्त हो जाता है। तो आर्तव चक्र जो होता है, हर महीने आर्तव चक्र होता है और 45 से 50 वर्ष की आयु में आर्तव चक्र समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कि प्यूबर्टी कब आती है और इसका समापन कब होता है। तो समापन स्त्रियों में तो होता है 45 से 50 वर्ष की आयु में, लेकिन नर में कोई समापन नहीं है, जीवन भर ये शुक्राणु जनन की क्रिया करते रहते हैं। और हमें जो इसमें चैप्टर में पढ़ना है वो पुरुष जनन तंत्र पढ़ना है, स्त्री जनन तंत्र पढ़ना है, युग्मक जनन पढ़ना है, आर्तव चक्र पढ़ना है, निषेचन में अंतररोपण पढ़ना है, निषेचन में अंतररोपण पढ़ना है, गर्भाशय
सगर्भता और भ्रूण परिवर्धन पढ़ना है, प्रसव और दुग्ध श्रावण पढ़ना है, ठीक, श्रवण पढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। जनन तंत्र, जनन अंग जो होते हैं वो मीजोडर्म की सेल से बनते हैं, मीजोडर्म की लेयर से बनते हैं। हमारे अंदर जनन अंग, आप उसकी उत्पत्ति मीजोडर्म से होती है। ये इम्पॉर्टेंट है, इसे याद करना है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। परिवर्धन के दौरान जनन अंग उदर गुहा में रहती हैं। जब परिवर्धन का निर्माण, जब परिवर्धन होता है, भ्रूण से शिशु बनता है, उस समय परिवर्तन के दौरान जनन अंग जो होते हैं मनुष्य के, वो शिशु के, वो उदर गुहा में ही होते हैं। सगर्भता के 7वें महीने, जब गर्भ धारण हो चुका होता है, उसका गर्भ धारण के बाद 7वें महीने तक ये उदर गुहा में ही रहती हैं। जब इनका जन्म हो जाता है तब ये वृषणकोश में आ जाती हैं, वृषणकोश में आ जाती हैं। नर जनन तंत्र के बारे में देख लेते हैं अब। ये नर जनन तंत्र क्या होता है? प्राथमिक जनन अंग, नर जनन तंत्र में प्राथमिक जनन अंग आता है और द्वितीयक जनन अंग आता है। दो अंग आते हैं, प्राथमिक जनन अंग और द्वितीयक जनन अंग। प्राथमिक जनन अंग को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन द्वितीयक जनन अंग को कहते हैं। प्राथमिक जनन अंग में आते हैं एक जोड़ी वृषण, एक जोड़ी टेस्टिस आती हैं, एक जोड़ी टेस्टिस आती हैं, एक जोड़ी वृषण आती हैं। जो क्या काम करते हैं? ये युग्मक निर्माण करते हैं, युग्मकों का निर्माण करते हैं, नर युग्मक का निर्माण करते हैं। नर युग्मक को हम क्या कहते हैं? शुक्राणु कहते हैं। ये शुक्राणु का या नर युग्मक का निर्माण करते हैं। इसके अतिरिक्त ये सेक्स हार्मोन का भी निर्माण करते हैं, लिंग हार्मोन का निर्माण करते हैं। और लिंग हार्मोन को हम जो कहते हैं, नर के अंदर टेस्टोस्टेरोन होता है, इसका निर्माण करते हैं। ठीक है, तो टेस्टोस्टेरोन का निर्माण करते हैं वृषण। द्वितीयक अंग जो होते हैं, इनकी सहायक नलिकाएं होती हैं, सहायक ग्रंथियां आती हैं इसमें, और बाह्य जननेंद्रियां आती हैं। सहायक नलिकाएं को सपोर्टिंग डक्ट कहते हैं, सहायक ग्रंथियों को सपोर्टिंग ग्लैंड कहते हैं, और बाह्य जननेंद्रियों को एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन कहते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या क्या आते हैं, इनमें एक एक करके देख लें। सहायक नलियों में क्या आता है? सहायक नलियों में नंबर 1, सहायक नलिकाओं में सपोर्टिंग डक्ट में वृषण जालिकाएँ आती हैं, शुक्र वाहिकाएँ आती हैं, अधिवृषण आते हैं, शुक्र वाहक आते हैं, और स्खलन नलिकाएँ आती हैं, इजैकुलेटरी डक्ट इसे कहते हैं। इजैकुलेटरी डक्ट आता है, और मूत्र मार्ग आता है, यूरेथ्रा, और मूत्र मार्ग आता है। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये आती हैं सहायक नलिकाओं के अंतर्गत आ गई। इसके बाद आती हैं सहायक ग्रंथियाँ। सहायक ग्रंथियों के नाम देख लीजिए। एक जोड़ा होती है शुक्राशय, एक होती है, केवल एक होती है पुरस्थ ग्रंथि या प्रोस्टेट ग्रंथि, और एक जोड़ा होती है बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि या कॉपर ग्लैंड। ठीक है, तो नर के अंदर सेमिनल वेसाइकिल्स या शुक्राशय एक जोड़ा होती है, और कॉपर ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि ये भी एक जोड़ा होती है। लेकिन प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है वो केवल एक ही होती है। प्रोस्टेट ग्रंथि या पुरस्थ ग्रंथि ये केवल एक ही होती है। इसके बाद तीसरा आ जाता है बाह्य जननेंद्रियां। बाह्य जननेंद्रियों के अंतर्गत आते हैं, एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन के अंतर्गत आते हैं शिशन, पेनिस और वृषणकोश, स्क्रोटम थैली जैसी रचना होती है स्क्रोटम, वृषणकोश, और शिशन होती है पेनिस को कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं प्राथमिक जनन अंग वृषण के बारे में देख लेते हैं कि ये कैसे होते हैं। एक जोड़ी होते हैं, मतलब दो होते हैं। युग्मक शुक्राणु का, नर युग्मक का निर्माण करते हैं, शुक्राणु का निर्माण करते हैं, और नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का निर्माण स्रावण करते हैं। मनुष्य में वृषण उदर गुहा के बाहर एक थैली में स्थित होता है। 7वें महीने तक तो ये गर्भाशय में उदर गुहा में रहता है। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे उदर गुहा से निकलकर स्क्रोटल सैक या एक थैली जैसी संरचना जिसे हम वृषणकोश कहते हैं,
वृषणकोश कहते हैं, वृषणकोश में आ जाता है। तो जब जन्म हो जाता है तब ये हमें उदर गुहा से बाहर आ जाता है और वृषणकोश के अंदर स्थित हो जाता है। वृषणकोश वृषणों के तापमान को क्या काम करता है, तापमान को 2 से लेकर 2.5 2 से लेकर 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम रख कर रखते हैं। जो बॉडी का टेम्परेचर है उससे 2 डिग्री कम या फिर 2.5 डिग्री कम, 2 से लेकर 2.5 डिग्री कम तक कम रखते हैं, जिससे कि शुक्राणुओं का निर्माण हो सके। क्योंकि बॉडी टेम्परेचर पर शुक्राणु का निर्माण नहीं होता है, इसलिए शुक्राणु निर्माण के लिए, शुक्र जनन की क्रिया के लिए इन्हें 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम की आवश्यकता होती है। इनका जो आकार होता है, वो वयस्कों में अंडाकार होता है। जो वयस्क होते हैं इनमें बड़े हो जाते हैं, एडल्ट, इनमें अंडाकार होता है। इनकी लंबाई लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। और चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है, लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। अब इसे डायग्राम में देख लेते हैं कि इस डायग्राम में क्या दिया हुआ है। इस डायग्राम में क्या है, देखो एक शुक्राशय दिया हुआ है। शुक्राशय कितना होते हैं? एक जोड़ी होते हैं। ये शुक्राशय एक तो इस साइड की तरफ दिखाया गया है, एक पीछे की साइड होगा, तो एक जोड़ी तो शुक्राशय होते हैं। ठीक है। और इसके बाद एक पुरस्थ ग्रंथि होती है, एक पुरस्थ ग्रंथि होती है। 2 शुक्राशय होते हैं, मतलब एक जोड़ी होते हैं। शिशन जो होते हैं वो बाह्य अंग है, बाह्य जननांग है। मूत्र मार्ग दिखाया गया है इसमें, शिशन मुंड अध्यक्ष, अच्छा, शुक्र वाहक दिखाया गया है, शुक्र वाहक नलिका है ये। और मूत्राशय दिखाया गया है। स्खलन नलिका है, स्खलन नलिका जो कि सहायक डक्ट है, सहायक नलिका है। स्खलन वाहिनी, मलाशय, गुदा, कंदमूल पथ ग्रंथि, काउपर ग्रंथि, इसे कहते हैं कंदमूत्र पथ ग्रंथि। तो इसे क्या कहते हैं? काउपर ग्रंथि या बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि, काउपर ग्लैंड या बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि या कंदमूत्र पथ ग्रंथि। ये छोटी सी दिखाई दे रही, ये है इसमें। ये कितनी होती हैं? 2 होती हैं। ठीक है। 2 तो ग्रंथि होती है कंदमूत्र पथ ग्रंथि, एक होती है पुरस्थ ग्रंथि और 2 होती है शुक्राशय ग्रंथि। ठीक है। ये ग्रंथियाँ होती हैं। टेस्टिस में देखिए, टेस्टिस कैसा होता है। टेस्टिस में क्या लिखवाया है कि इसमें बाहर की तरफ ये 2 होते हैं, स्क्वार्टल सैक में होते हैं, वृषणकोश में। तो ये वृषणकोश है इसका ये क्या है? ये वृषणकोश है। इस वृषणकोश के अंदर ये वृषण पाए जाते हैं। संख्या में इनकी कितनी होती है? 2 संख्या में 2 होते हैं। ठीक है। इसमें क्या लिखा हुआ? वृषण सघन आवरण से ढका रहता है और प्रत्येक वृषण में 250 कक्ष होते हैं। 250 कक्ष होते हैं जिन्हें वृषण पालिका या टेस्टिकुलर लोब्यूल्स कहते हैं, वृषण पालिका कहते हैं। तो ये वृषण होता है, इस वृषण में ये 200 पालिकाएं होती हैं। इस तरह की 200 पालिकाएं होती हैं और इन पालिकाओं में 250 कक्ष होते हैं। 250 कक्ष होते हैं जिन्हें एक वृषण पालिका कहते हैं। तो ये क्या होगी? वृषण पालिका, वृषण पालिका। तो एक एक टेस्टिस में वृषण पालिकाएं कितनी होती हैं? 250 वृषण पालिकाएं पाई जाती हैं और इसे ऊपर से एक आवरण से ढका रहता है। तो इसका ये आवरण बना देते हैं। ये एक आवरण है, इस आवरण से ढका रहता है। चित्र में भी देख लीजिए, ये एक आवरण से ढका हुआ है। स्क्वार्टल सैक एक आवरण से ढका हुआ होता है। यहाँ पे एक आवरण होता है, आवरण से ढका हुआ होता है ये टेस्टिस, और इसके अंदर वृषण पालिकाएं होती हैं। ये देखिए डायग्राम में, ये आवरण से ढका हुआ है। ये एक आवरण है, मैं बना रहा हूँ रेड रंग से। ये आवरण से ढका हुआ है
और इसमें वृषण पालिकाएँ देखिए, ये वृषण पालिकाएँ हैं, ये वृषण पालिकाएँ, ये वृषण पालिकाएँ हैं। ये 250 तक वृषण पालिकाएँ होती हैं और प्रत्येक वृषण पालिका में 2 से 3 शुक्र 2 से 3 क्या होती हैं, वृषण पालिकाएँ कितनी हैं, 250 वृषण पालिकाएँ होती हैं। ठीक है, अभी इसमें पढ़ेंगे और आगे। प्रत्येक वृषण पालिका के अंदर 1 से लेकर 3 अति कुंडलित शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं जो शुक्राणु पैदा करती हैं। अति कुंडलित जनन शुक्र जनन नलिकाएं, तो डायग्राम में दिखाया गया है अति कुंडलित शुक्र जनन नलिकाएं। देखो ये शुक्र जनन नलिकाएं हैं और ये कितनी होती हैं, 1 से लेकर 3 तक होती हैं शुक्र जनन नलिकाएं। ठीक है, अति कुंडलित शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं जो शुक्राणु पैदा करती हैं। प्रत्येक शुक्र जनन नलिका, मतलब शुक्र जनन नलिकाएँ होती हैं उनमें से प्रत्येक की बात कर रहे हैं। प्रत्येक शुक्र जनन नलिका का भीतरी में भाग 2 प्रकार की कोशिकाओं से स्तरित रहता है। तो ये शुक्रजनन नलिकाएँ जो हैं इनमें 2 प्रकार की कोशिकाएँ होती हैं शुक्रजनन नलिका के अंदर। एक होती हैं नर जर्म कोशिकाएँ, शुक्राणु जनन कोशिकाएँ या स्पर्मेटोगोनिया। दूसरी होती हैं सर्टोलाई कोशिकाएँ, सर्टोली कोशिकाएँ। ठीक है, तो सर्टोली कोशिका और नर जर्म कोशिकाएँ होती हैं। नर जर्म कोशिकाएँ क्या काम करती हैं, नाम से ही पता चल रहा है, स्पर्मेटोगोनिया या शुक्राणु जनन होती है कोशिकाएँ जो शुक्राणु का निर्माण करती हैं। सर्टोली कोशिकाएँ, अब देखो इसमें आगे लिखा हुआ है नीचे, नर जन्म कोशिकाएँ जो होती हैं वो अर्धसूत्री विभाजन होता है इसमें और इसके फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण करती हैं। जबकि सर्टोली कोशिकाएँ जो होती हैं वो जर्म कोशिकाओं को पोषण देने का काम करती हैं, उन्हें भोजन देने का या पोषण देने का काम करती हैं। इसके अतिरिक्त अपरिपक्व शुक्राणु FSH की उपस्थिति में परिपक्व शुक्राणु में बदल जाते हैं। ठीक है, तो ये काम भी ये दोनों काम तो इनके द्वारा हो गए। इसके अलावा क्या होता है कि ये कुछ हार्मोन निकालती हैं जो अपरिपक्व शुक्राणु को FSH की उपस्थिति, हार्मोन है ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, इनकी उपस्थिति में अपरिपक्व शुक्राणु परिपक्व शुक्राणु में बदल जाता है। एक हार्मोन होता है इनहिबिन हार्मोन, इम्पॉर्टेंट हार्मोन है इनहिबिन हार्मोन का निर्माण भी इन्हीं के द्वारा होता है। और ये क्या काम करती है, इनहिबिन हार्मोन का जब निर्माण हो जाता है तब इनहिबिन हार्मोन क्या काम करता है कि FSH की जो फॉलिकुल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को कम कर देता है, इनकी प्रोडक्शन को कम कर देता है, जिससे कि शुक्राणु का निर्माण रुक जाता है या कम हो जाता है। जब शुक्राणु की संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है, मिनिमम जितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम जितनी होनी चाहिए उतना हो जाता है, तब शुक्राणु का निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है। उस समय इनहिबिन हार्मोन भी सर्टोलाई सेल से ही बनता है और ये FSH और LH हार्मोन के निर्माण को कम कर देती हैं, के प्रोडक्शन को कम कर देती हैं, जिससे कि शुक्राणु का निर्माण भी रुक जाता है या कम हो जाता है। इसके आगे देखते हैं कि एंटीकुलेरिन कारक का निर्माण, एंटीकुलेरिन कारक का भी निर्माण करती हैं नर और मादा जनन तंत्र का निर्माण करना, इसका काम करता है एंटीकुलेरिन कारक का। ये नर और मादा जनन तंत्र का निर्माण करती हैं। नर जनन तंत्र में और मादा जनन तंत्र में का निर्माण करने में एंटीकुलेरिन कारक का बहुत योगदान होता है। एंड्रोजन हार्मोन बाइंडिंग प्रोटीन का निर्माण करना होता है, ये एंड्रोजन हार्मोन भी निकलता है। एंड्रोजन हार्मोन क्या काम करता है, बाइंडिंग प्रोटीन का निर्माण करता है। इसके बाद आती है अंतराली कोशिकाएं। अंतराली कोशिकाएं होती हैं तीसरी, लीडिंग कोशिकाएं जिसे कहती हैं या इंटरस्टिशियल कोशिकाएं कहती हैं। तो इनके अंदर 2 तो कोशिकाएं वो बता दी ऊपर, एक अंतराली कोशिकाएं होती हैं। अंतराली कोशिकाएं जो है वो अंतराली, जैसे ये है
इनमें कुछ कोशिकाएं होती हैं जो स्पर्मेटोजन कोशिकाएं होती हैं, शुक्राणु का निर्माण करती हैं। कुछ इनमें होती हैं, कुछ कोशिकाएं जो होती हैं वो होती हैं सर्टोली सेल्स, जो कि पोषण प्रदान करती हैं। इसके अलावा जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनमें सर्टोली सेल्स और शुक्रजन कोशिकाएं होती हैं, इनके बीच में जगह खाली होती है। इस जगह में को अंतराली अवकाश कहते हैं, और अंतराली अवकाश में जो कोशिकाएं पाई जाती हैं इनको हम अंतराली कोशिका कहते हैं। शुक्रजनक कोशिकाओं के बाहरी क्षेत्र को अंतराली अवकाश कहते हैं, और इनमें जो रुधिर वाहिकाएँ पाई जाती हैं, अंतराली कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। अब देखो डायग्राम में देख लेते हैं कहाँ पे बना हुआ है ये। देखो इस वाली डायग्राम में हमें देखने को मिल रहा है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, इनमें क्या है, शुक्राणु जन कोशिकाएं हैं, स्पर्मेटोगोनिया कोशिकाएं हैं, ये दिखाई गई हैं, स्पर्मेटोगोनिया दिखाई गई हैं यहाँ पर छोटी छोटी स्पर्मेटोगोनिया, और ये शुक्राणु का निर्माण कर रही हैं। देखिए ये शुक्राणु बने हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा अंतराली कोशिकाएं हैं। अंतराली कोशिकाएं कहाँ पर है, ये अंतराली कोशिकाएं हैं। किसी और कलर से दिखा देते हैं, पीले से दिखा देते हैं। ये अंतराली कोशिकाएं हैं। ये वाला जो भाग है रेड वाला, जो रेड वाला भाग है, ये अंतराली अवकाश है। रेड वाला भाग जो है ये अंतराली अवकाश है, और इसमें जो पाई जाती हैं कोशिकाएं, इन्हें अंतराली कोशिकाएं कहती हैं। रुधिर वाहिनियाँ भी इसी में ही पाई जाती हैं, ठीक है। इस प्रकार ये क्या हो गया, आगे देखते हैं आगे क्या है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि अंतराली अवकाश होता है जिसमें रुधिर वाहिकाएं और अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं। ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक का हो गया। अब इसके आगे का देखते हैं। लीडिंग कोशिकाएं जो होती हैं पुंजन या एंड्रोजन नामक वृषण हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को संश्लेषित और श्रावण करती हैं। तो ये कोशिकाएं होती हैं लीडिंग कोशिकाएं क्या काम करती हैं, एक एंड्रोजन हार्मोन का निर्माण करती हैं जिसे हम पुंजन हार्मोन कहते हैं, एंड्रोजन हार्मोन। और ये एंड्रोजन हार्मोन नर में क्या कहलाता है, टेस्टोस्टेरोन। नर के अंदर एंड्रोजन हार्मोन जो होता है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है, और इस एंड्रोजन हार्मोन का निर्माण या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण लीडिंग कोशिकाएं करती हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ प्रतिरक्षात्मक कार्य भी कुछ कोशिकाएं होती हैं जो प्रतिरक्षात्मक कार्य करती हैं, जैसे WBC इसके अंदर पाई जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पाई जा रही हैं, अंतराली अवकाश में ये सारी चीज़ें पाई जा रही हैं, ठीक है। जैसे कि अब हमने क्या क्या पढ़ लिया, वो देखते हैं कि वृषण होते हैं, 2 वृषण होते हैं एक जोड़ी। इनमें 250 कक्ष होते हैं जिन्हें वृषण पालिका कहते हैं, और प्रत्येक वृषण पालिका में शुक्रजनन नलिकाएं और अंतराली अवकाश होता है। वृषण पालिका में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो होती है कितनी संख्या में होती है, 1 से लेकर 3। और इसमें क्या होता है, शुक्रजनक नलिकाएं होती हैं और अंतराली अवकाश होती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं और अंतराली अवकाश होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में अंतराली अवकाश होता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स या शुक्रजनन नलिकाएं जो होती हैं, इनमें 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जर्म कोशिकाएं जो कि शुक्राणु का निर्माण करती हैं, सर्टोली कोशिकाएं जो कि पोषण प्रदान करती हैं, जो जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। अंतराली अवकाश जो होता है, इसके अंदर अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं, लीडिंग सेल्स पाई जाती हैं जिन्हें कहते हैं, या इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं। लीडिंग सेल्स अंतराली कोशिकाएं, लीडिंग सेल्स इंटरस्टिशियल सेल्स कहते हैं, जो कि एंड्रोजन हार्मोन का निर्माण करती हैं या टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का निर्माण करती हैं। इसके अतिरिक्त WBC पाई जाती हैं, रुधिर वाहिनियाँ पाई जाती हैं,
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया हो तो आगे चलते हैं। प्रत्येक विषणुकोश की गुहा उदर गुहा से एक सक्रिय नलिका द्वारा जुड़ी होती है, जिसे वृषणनाल या इंगुइनल कैनाल कहते हैं। वृषणनाल के द्वारा होकर वृषण धमनी, शिरा, तंत्रिका और एक वृषण रज्जु के रूप में वृषण तक पहुंचती हैं। तो ये सब क्या 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 है? तो इसमें क्या क्या होता है? वृषण कोश के में की गुहा जो होती है उसे उदर गुहा से एक सक्रिय नलिका होती है। अब टेस्टिस है, वृषण है, तो वृषण में वृषण धमनी भी जाएगी, वृषण स्राव भी जाएगा, वृषण तंत्रिका भी जाएंगी। तो ये सब चीज़ हो जाती हैं वृषण धमनी, वृषण शिरा, वृषण तंत्रिका, ये सब जो जाती हैं एक नाल में, एक खोखली नाल के अंदर से होती हुई जाती हैं। और ये खोखली नाल जो है वो कहाँ तक जाती है? वृषण कोश तक जाती है। कहाँ तक जाती है? वृषण रज्जु, जिसे हम किसी वृषण खोखली नाल को कहते हैं वृषण रज्जु कहते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड कहते हैं। फिर वो वृषण तक जाती हैं। तो ये वृषण तक क्या क्या चीज़ें ले जाएंगी? वृषण तक रुधिर की आवश्यकता है, रुधिर को लेके जाएंगी, तंत्रिका को लेके जाएंगी और शिराओं को लेकर जाएंगी। और वृषण से शिराएं ऊपर की तरफ उदर गुहा की तरफ जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर क्रीमेस्टर मसल्स होती हैं, टॉस मसल्स होती हैं। ये दोनों मिलकर क्या काम करती हैं? विंटर में स्कॉटल जो है वृषण कोश है उसको बॉडी की तरफ ले जाती हैं, ऊपर की तरफ बॉडी की तरफ ले जाती हैं। और जब गर्मियाँ आ जाती हैं तो गर्मियों में स्कॉटल क्रीमेस्टर मसल्स और डर्टॉस मसल्स ढीली हो जाती हैं, जिससे कि टेस्टिस जो है वो बॉडी से दूर हो जाती हैं, अर्थात नीचे की तरफ आ जाती हैं। इस प्रकार क्रीमेस्टर मसल्स और डॉर्टॉस मसल्स काम करती हैं बॉडी तक ले जाना या बॉडी से दूर रखना टेस्टिस को, इस तरह का काम करती हैं, जिससे कि टेम्परेचर जो है बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री कम या 2.5 डिग्री कम बना रहे टेस्टिस का। ठीक है, वृषण जालिकाएं क्या होती हैं? रेटिटेस्टिस कहते हैं इन्हें। शुक्रजनन नलिकाएं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से पतली पतली नलिकाएं निकलकर आपस में मिलकर एक जाल बना लेती हैं, जिसे वृषण जालक कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? वृषण जालक कहते हैं। तो ये जो है वृषण सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से एक इकट्ठी हो जाती हैं और सबसे इकट्ठी होकर ये एक जाल जैसी रचना बना लेती हैं। तो ये सब कहलाता है जाल जैसी रचना को वृषण रिटेटेस्टिस। क्या कहलाता है? रिटेटेस्टिस। वृषण जालिकाएं रिटेटेस्टिस या वृषण जालिकाएं कहते हैं, वृषण जालक बना लेती हैं। शुक्र वाहिकाएं जो होती हैं ये बास एफ्रेंशिया कहलाती हैं। रिटेटेस्टिस से लगभग 15 से 20, कितनी? 15 से 20 संबलित नलिकाएं, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स या संबलित नलिकाएं निकलती हैं, जिन्हें बास एफ्रेंशिया कहते हैं। अब यहाँ चित्र में देख लो, चित्र में ये वृषण जालिका है। वृषण जालिका से ये कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स निकल रही हैं, ये इनको कहते हैं शुक्र वाहिका। क्या कहेंगे इन्हें? शुक्र वाहिका, शुक्र वाहिका कहते हैं। अब देखते हैं अधिवेशन। तो अधिवेशन में क्या होता है? देखिए अधिवेशन क्या होता है इसमें। तो ये शुक्र वाहिकाएं जो हैं, ये शुक्र वाहिकाएं यहाँ से निकलती हैं, जालक से, वृषण जालिका से निकलती हैं, और एक जो ऊपर की तरफ गुच्छा जैसा जो बना दिया है इसी को अधिवेशन कहते हैं। तो इसका ये ऊपर वाला हेड है, ये मिडिल पोर्शन है, और नीचे वाला टेल वाला पोर्शन है। तो ये सारा कहलाता है, अलग रंग से दिखा देते हैं, किससे दिखाएं? इससे दिखाएं, ये सही रहेगा।
ये वाला जो पोर्शन है ये साला कहलाता है अधिवेशन। ये अधिवेशन है, तो इस अधिवेशन में कौन जाएगा? शुक्र वाहिकाएँ। ये शुक्र वाहिकाएँ जाएंगी अधिवेशन में जाएंगी, ठीक है, मिलकर सब अधिवेशन के चली जाएंगी। अधिवेशन क्या होता है? शुक्र वाहिका या बास फ्रेंसिया ये नलिकाएं वृषण के अग्र या ऊपरी सतह पर पहुंचकर लंबी संरचना में खुलती हैं, जिसे अधिवेशन या एपिडिडाइमिस कहते हैं। यह एक लंबी अत्यंत कुंडलित नलिका है। आपने देखी अभी कैसी है, वृषण के ऊपर से इस तरह से लगी हुई है, तो ये अति कुंडलित लंबी नलिका होती है जिसकी लंबाई 6 मीटर होती है। इसकी लंबाई कितनी हो गई? 6 मीटर। 6 मीटर होती है। प्रत्येक वृषण के भीतरी किनारों पर अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। ये भीतरी किनारों पर होती है, ठीक है, भीतरी वाली साइड में होती है। अधिवृषण में 3 भाग होते हैं। सबसे पहला भाग जो होता है वो कैपुट कहलाता है, जो अधिवृषण है, टेस्टिस के ऊपर की वाला भाग अधिवृषण है। ऊपर वाला जो भाग होता है वो कैपुट कहलाता है। दूसरा है कॉर्पस, बीच वाला भाग जो है वो कॉर्पस कहलाता है। और तीसरा भाग है कॉडा, जो कि पुच्छ वाला भाग, इसे कॉडा कहते हैं। तो सबसे पहला वाला जो भाग होता है हेड वाला पोर्शन, उसे कैपुट कहते हैं, अधिवेशन का कैपुट कहलाता है। मध्य वाला भाग जो है कॉर्पस कहलाता है, और जो पुच्छ वाला भाग है उसे कॉडा कहते हैं, कॉडा कहते हैं। अधिवेशन के काम क्या क्या है वो अब देख लेते हैं। अधिवेशन के कार्य हैं कि सबसे पहले शुक्राणुओं का ग्रहण, संग्रह और तथा परिपक्वन करना। अधिवेशन में शुक्राणु 1 माह तक संचित रहते हैं, 1 महीने तक संचित रहते हैं इसके अंदर। स्खलन न होने की स्थिति में शुक्राणुओं का विघटन होकर इनके तरल में अवशोषित हो जाते हैं। तो हमने यही तो बताया कि 1 महीने तक रहते हैं, एक शुक्राणुओं का संग्रह होता है, परिपक्वन होता है इसमें। 1 महीने तक ये जिंदा रहते हैं, 1 महीने के बाद इनका विघटन हो जाता है और इनका जो तरल है, अधिवेशन का जो तरल है, उसमें ये अवशोषित कर लिए जाते हैं। शुक्रवाहक शुक्राशय वाहिनी मिलकर स्खलन नलिका या वाहिनी बनाती हैं और मूत्रमार्ग में खुलती हैं। तो शुक्रवाहक, इससे आगे क्या निकलेंगी? शुक्रवाहक निकलेंगे। अधिवेशन से शुक्रवाहक निकलता है, जो आगे चल के शुक्राशय, चलो ये आगे चल के बताएंगे अब आगे चलो, ठीक है। यहाँ तक का समझ में आ गया होगा बच्चों आपको कि इससे क्या निकलेगी अगला? शुक्राशय, शुक्रवाहक, ये निकले शुक्रवाहक। देखिए अधिवेशन से क्या निकला? शुक्रवाहक, ये शुक्रवाहक निकला यहाँ से। ये शुक्रवाहक आगे चलकर शुक्राशय से मिल जाता है। ये शुक्राशय वाला भाग, ये पीले वाला जो भाग दिखाया गया है, ये शुक्राशय वाला भाग है। ये 2 शुक्राशय होते हैं, इन शुक्राशय से जाकर मिल जाता है, यही लिखा है उसमें, ठीक है। तो शुक्राशय, शुक्रवाहक क्या होते हैं? ये अधिवेशन के कॉडा वाले भाग से, नीचे वाले भाग से निकलते हैं और ये उदर गुहा में ऊपर की तरफ, उदर गुहा में ऊपर की तरफ जाते हैं, ठीक है। ऊपर की तरफ जाकर ये मूत्र वाहिनी से एक छल्ला जैसा टाइप का बना लेते हैं, मूत्राशय के ऊपर तक जाते हैं और मूत्र वाहिनी से एक ये कड़ी जैसा बना लेते हैं, ठीक है। तो आज का प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म करते हैं, आगे की नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।